हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया सब। उम्मीद है मेरे प्यारे रसगुल्ले एकदम मजे में होंगे और तैयारी भी एकदम बेहतर तरीके से चल रही होगी। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में आप सभी के कहने पर बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 12 12वें चैप्टर पारितंत्र का वन शॉट सॉल्यूशन देखने वाले हैं। कि बहुत सारे बच्चे एकदम परेशान हो गए थे कि सर जी 2 चैप्टर बाकी है। क्या करें बच्चों, तबीयत ही खराब हो गई थी। अभी भी तबीयत ठीक नहीं है, अब आज से ही मालूम चल रहा होगा, लेकिन फिर भी बोला ना कि दवा खा खा करके काम चल रहा है और हम भी चल रहे हैं। तो बच्चों, आज हम पारितंत्र या पारिस्थितिक तंत्र, जो कि बायोलॉजी का आपका 12वां चैप्टर है, इसके बाद एक ही चैप्टर बचेगा, तो उसको भी 1-2 दिन में निपटा देंगे। तो आज हम इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है उनको बड़े ही सिंपल तरीके से समझेंगे। तो वीडियो काफी ज्यादा लाजवाब होने वाली है। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। देखिए बच्चों, पारितंत्र या पारिस्थितिक तंत्र किसे कहते हैं, कभी कभार 1 नंबर में पूछ लेता है कि पारितंत्र किसे कहते हैं। तो पारिस्थितिक तंत्र क्या है भाई? वह तंत्र जिसके अंतर्गत जैविक और अजैविक घटक शामिल होते हैं। अब जैविक घटक में कौन कौन आएगा भैया? तो जैविक में जितने जीवित प्राणी हैं सभी, अजैविक में जो भाई निर्जीव है लेकिन फिर भी क्या है, सरवाइव करने के लिए आवश्यक होते हैं, वो अजैविक घटक हैं। और ये एक दूसरे पर क्या है, निर्भर होते हैं भाई। ये एक दूसरे की सहायता से ही कार्य को संपन्न करते हैं। तो इस भाई इससे जो एक सिस्टम बनता है वही इकोसिस्टम या पारितंत्र या पारिस्थितिक तंत्र कहलाता है। और बहुविकल्पी में बड़ा क्वेश्चन पूछता है कि भारत में पारिस्थितिक तंत्र का जनक किसे माना जाता है? तो भैया याद रखना कि रामदेव मिश्रा जी को। तो बाबा रामदेव जी से नाम याद रख लेना, रामदेव मिश्रा। ठीक है, तो रामदेव मिश्रा जी भारत के भारत के पारिस्थितिक तंत्र के जनक हैं। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन ही आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये 5 नंबर वाला क्वेश्चन है। ठीक है, और भैया इस बात की हम 100% गारंटी लेते हैं कि क्वेश्चन आएगा। इतने ज्यादा भाई सेट बनते हैं, 5 से 7 सेट, तो 1-2 में तो 100% है, कोई 2 राय नहीं है। ठीक, 3 में भी हो सकता है। और ये भी भाई हमने बताया ना कि ये 5 नंबर का क्वेश्चन है, इसलिए ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन है आपका कि पारितंत्र के जैविक तथा अजैविक घटकों का वर्णन करना है। तो पर्यावरण के जैविक तथा अजैविक घटक के बारे में आपको बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले भैया हम देखेंगे पारितंत्र या पारिस्थितिक तंत्र के जैविक घटक। जैविक घटक के अंतर्गत भाई वे सभी जीवित प्राणी आते हैं ठीक, जिनमें जान होती है। भाई नाम ही है ना जैविक घटक। तो जैविक घटक के अंतर्गत सभी सजीव प्राणियों को शामिल किया गया है। और जैविक घटक भैया बात कर ले बच्चों, तो जैविक घटक जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, अभी हम एक ग्राफ के माध्यम से समझाएंगे, इससे और भी आसान होगा। वैसे भी ये चैप्टर बड़ा ही सिंपल है। आप भाई जो पर्यावरण आपने पढ़ा है बहुत पहले ही, ठीक 7वीं 8वीं कक्षा में, तो वही पूरा है। ठीक, तो पर्यावरण के जैविक घटक कौन है? ऐसे घटक, ठीक है भाई, जिनमें जान हो। सिंपल सी बात, यह सभी जो सजीव प्राणी हैं वो जैविक घटक के अंतर्गत आते हैं। अब जैविक घटक 3 प्रकार के होते हैं, जिनमें पहला होता है उत्पादक। क्या होता है? उत्पादक। जैविक घटक का जो पहला भाई घटक है वो उत्पादक होता है। अब उत्पादक क्या है? जो भैया ऐसे घटक, इसके अंतर्गत ऐसे घटक आते हैं जो सूर्य के प्रकाश की सहायता से भोजन का निर्माण करते हैं। अब भाई समझ गए होंगे कि जैविक घटक में कौन ये उत्पादक है क्या। तो ऐसे कौन से जीव हैं जो सूर्य के प्रकाश की सहायता से भैया भोजन का निर्माण करते हैं? तो हम कह लेंगे सीधे सभी हरे पेड़ पौधे, क्योंकि वो क्लोरोफिल की सहायता से, पर्णहरिम की सहायता से भोजन का निर्माण करते हैं और नेचर में ऑक्सीजन क्या करते हैं? रिलीज करते हैं। तो ये उत्पादक कहलाएंगे। ठीक है, तो ऐसे जीव जो अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं वो उत्पादक कहलाते हैं। ये सूर्य के प्रकाश में CO2 तथा जल की सहायता से पर्णहरिम द्वारा क्या बनाते हैं भैया?
भोजन का निर्माण करते हैं तथा प्रकृति में O2 क्या करते हैं, मुक्त कर देते हैं, जैसे हरे पेड़ पौधे व नील हरित शैवाल। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, उत्पादक। ठीक है, आई बात समझ में। तो उत्पादक क्या होता है, समझ में आ गया ना भैया। तो ऐसे जीव जो अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं वो उत्पादक कहलाते हैं, जैसे हरे पेड़ पौधे तथा नील हरित शैवाल। ठीक है, तो जैविक घटक में ये पहला घटक आपका हो जाता है। कभी कभार देखिए ये 1 नंबर में ही, अब यहां से भी क्वेश्चन तो ये 5 नंबर वाला है, लेकिन इससे बहुत सारे क्वेश्चन अलग भी 1 नंबर में पूछ लेगा डायरेक्टली, उत्पादक को परिभाषित कीजिए। या 2 नंबर में टिप्पणी वाला पूछ सकता है कि भाई उत्पादक पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो कैसा भी करके पूछा जा सकता, जरूरी नहीं कि बच्चों 5 नंबर में ही आए। चलिए भैया जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया, चलिए आगे चलते हैं। दूसरा है उपभोक्ता। देखिए पहला घटक उत्पादक, दूसरा है उपभोक्ता। अब उपभोक्ता होते क्या हैं, तो देखिए अभी हमने बताया कि भाई हरे पेड़ पौधे अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं सूर्य के प्रकाश की सहायता से। अब दूसरे कैटेगरी में जो जैविक घटक है वो उपभोक्ता होते हैं। अब उपभोक्ता वो होते हैं जो अपने भोजन के लिए वो हरे पेड़ पौधों पर निर्भर होते हैं, या भाई यूं कह लें कि इनमें ही कई श्रेणियां होती हैं, ये एक दूसरे पर ही निर्भर होते हैं। ठीक, तो उपभोक्ता क्या है, ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं न बनाकर प्राथमिक उत्पादकों पर निर्भर होते हैं तथा उनसे भोजन प्राप्त करते हैं, ऐसे जीव को उपभोक्ता कहते हैं। अब उपभोक्ता में अगर हम बात कर ले बच्चों तो 3 और उपभोक्ता है। उपभोक्ता में 3 प्रकार के, तो भैया ध्यान देना, एक एक पॉइंट समझते चलना, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। उत्पादक में हमने बताया हरे पेड़ पौधे जो अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं। ठीक है, फिर उपभोक्ता में तो ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं ना बनाकर बल्कि उत्पादक यानी हर पेड़ पौधों पर निर्भर रहे। ठीक है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली तरीके से वो उपभोक्ता कहलाएंगे, जैसे मनुष्य हो गया, शेर हो गया, भेड़िया हो गया आदि। अब उपभोक्ता भी भैया 3 प्रकार का होता है। ठीक, 3 प्रकार के उपभोक्ता कौन, पहला है प्राथमिक उपभोक्ता। अब प्राथमिक उपभोक्ता होता क्या है, इस श्रेणी के अंतर्गत शाकाहारी जीव आते हैं जो सीधे ही पादपों से यानी पौधों से अपना भोजन प्राप्त कर लेते हैं, जैसे गाय हो गया, हिरण हो गया, खरगोश। तो भैया भाई इसको ऐसे भी पूछ सकता है, शाकाहारी पर टिप्पणी लिखिए। ठीक है, तो कैसे भी पूछ सकता है, शाकाहारी पर टिप्पणी लिखिए, तब क्या लिखेंगे, ऐसे जीव जो क्या है भाई हरे मतलब पेड़ पौधों से अपना भोजन मतलब सीधे ही अपना भोजन प्राप्त करते हैं, या यूं कह ले कि जो साग सब्जी का सेवन करते हैं, तो वो कहलाएंगे शाकाहारी। ठीक है, शाकाहारी, जैसे गाय हो गई भैया, हिरण और खरगोश आदि, ये प्राथमिक उपभोक्ता के श्रेणी में आते हैं, इनको शाकाहारी जीव भी कहते हैं, याद रखना। अब उसके बाद दूसरा है भैया द्वितीयक उपभोक्ता। द्वितीयक उपभोक्ता क्या होते हैं, इस श्रेणी के अंतर्गत प्राथमिक मांसाहारी जीव आते हैं, मतलब ऐसे जीव जो बड़े लेवल वाले नहीं होते हैं, यानी छोटा मोटा शिकार करते हैं। ठीक है, तो प्राथमिक मांसाहारी जीव आते हैं जो प्राथमिक उपभोक्ता का भक्षण करते हैं, यानी इनको मार करके खाते हैं, वो कहलाएंगे द्वितीयक उपभोक्ता। ठीक है, तो ये प्राथमिक उपभोक्ता का भक्षण करके अपना भोजन बनाते हैं, यानी इन पर निर्भर होते हैं, जैसे भाई भेड़िया हो गया, सांप हो गया, मेढक हो गया, ये सब के सब इस श्रेणी में आते हैं। ठीक है, समझ में आ गया भैया। ठीक, क्योंकि जरूरी नहीं इसमें साग सब्जी में भाई इसमें टिड्डा वगैरह सब चीज आ जाते हैं। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा भाई प्राथमिक उपभोक्ता और द्वितीयक उपभोक्ता। चलिए बच्चों इतना पहले स्क्रीनशॉट कर लीजिए भैया, फिर हम चलते हैं आगे। हो गया ना, देखिए प्राथमिक उपभोक्ता समझ में आ गया, द्वितीयक उपभोक्ता। अब चलते हैं तृतीयक उपभोक्ता की तरफ।
अब देखिए भैया, तृतीयक उपभोक्ता क्या होते हैं? तो इस श्रेणी के अंतर्गत सर्वोच्च मांसाहारी जीव आते हैं, मतलब उच्च कोटि के मांसाहारी जीव आते हैं जो अन्य मांसाहारी जीवों का शिकार करते हैं, जैसे शेर, बाघ, चीता, शार्क आदि। तो यानी तृतीयक उपभोक्ता में जो होते हैं ये मतलब बड़े लेवल के मांसाहारी होते हैं। एक मिनट, सही। तो ये आ जाएगा भैया तृतीय, तो ये हो जाते हैं तृतीयक उपभोक्ता। अब जो तृतीयक उपभोक्ता होते हैं ना, वो द्वितीयक उपभोक्ता का भी शिकार कर लेंगे और प्राथमिक उपभोक्ता का भी शिकार कर लेते हैं। मतलब ये उच्च प्रकृति वाले क्या होते हैं? मांसाहारी जीव होते हैं। ठीक है। अब इसके अलावा भैया इसी में यूं समझ लेना है कि उपभोक्ता में ही आपके मतलब और भी शामिल हैं। जैसे हमने एक अलग से स्टार बना के हेडिंग बना दिया है, सर्वाहारी बोल देता है कि सर्वाहारी पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो भैया क्वेश्चन तो आपके यूं समझना कि यहाँ पे 8 से 10 तैयार हो रहे हैं। ठीक है, बाकी पूरा आएगा तो हमने बताया ना, लॉन्ग में 5 नंबर का आएगा, नहीं तो अलग अलग करके 2 नंबर, 1 नंबर, 3 नंबर में ऐसे देगा। अब सर्वाहारी क्या होते हैं? नाम में ही सब कुछ छिपा है। सर्वाहारी, सर्वधन आहारी, तो मतलब ऐसे जीव जो क्या है भैया, यूं कह ले कि साग सब्जी का भी सेवन कर लें और मांस वगैरह भी खाते हैं। ठीक है, तो सर्वाहारी में होगा क्या? ऐसे जीव जो उत्पादक व उपभोक्ता दोनों से अपना, उत्पादक मतलब पेड़ पौधों से भी प्राप्त चीजों को खाएंगे, और उपभोक्ता यानी जैसे हमने बताया ना मांस वगैरह है तो उसको भी खाएंगे, तो ये कहलाएंगे सर्वाहारी। ठीक, जैसे मनुष्य, भालू, कुत्ता आदि ये सर्वाहारी में आ जाएंगे। नेक्स्ट है कि भैया मृताहारी या अपमार्जक। मृताहारी नाम में ही है, मृताहारी, मृत धन आहारी, मृताहारी, तो ऐसे जीव जो मृत जीवों से अपना भोजन प्राप्त कर ले बबुआ, वो क्या कहलाएंगे? मृताहारी। ठीक है, तो मतलब ऐसे जीव जो मृत जीवों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं वो मृताहारी कहलाते हैं। जैसे गिद्ध हो गया भैया, चील, ठीक है, आदि, ठीक, बाज वगैरह, ये सब में क्या है? मृताहारी कहलाएंगे, अर्थात मृत जीवों से अपना भोजन प्राप्त करेंगे। तो भी जैविक घटक में दो हमने पूरी तरह देख लिया, एक उत्पादक, दूसरा उपभोक्ता। उपभोक्ता के अंतर्गत 3 थे। अब उसके बाद आपका तीसरा जो होगा जैविक घटक में वो होगा अपघटक। अपघटक क्या होते हैं? ऐसे जीव जो मृत पादपों तथा जंतुओं को अपघटित करके अपना भोजन प्राप्त करते हैं, वो अपघटक कहलाएंगे। जैसे में भैया जीवाणु, कवक आदि, तो ये क्या हो जाते हैं? अपघटक। क्योंकि अपघटक भी बहुत ज्यादा पूछता है, बोल देगा अपघटक पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ठीक है ना, तो इसको अच्छे से याद रखना कि अपघटक क्या है? जो मृत पादपों या जीवों को अपघटित करके यानी पूरी तरह उनको क्या है, नष्ट करके तब उनसे भोजन प्राप्त करते हैं, वो कहलाएंगे अपघटक। चलिए जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया भैया? चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए भाई, पारितंत्र के जैविक घटक तो हो गया ना, अब देखेंगे पारितंत्र या पारिस्थितिक तंत्र के अजैविक घटक। अब अजैविक घटक के अंतर्गत 3 प्रकार के घटक इसमें भी शामिल हैं। तो पारितंत्र में अजैविक घटक 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, सबसे पहला है भैया भौतिक घटक। भौतिक घटक के अंतर्गत ताप, जल, वायु आदि शामिल होते हैं। और दूसरा है अकार्बनिक घटक। तो अकार्बनिक घटक के अंतर्गत नाइट्रोजन, कार्बन, कैल्शियम, सल्फर आदि शामिल होते हैं। और तीसरा है कार्बनिक घटक, इसके अंतर्गत प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा आदि शामिल होते हैं। तो अजैविक घटक तो बहुत कम पूछा जाता, बहुत 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 कम। लेकिन जैविक घटक यूं समझना कि भैया 99% पूछा जाना है। ठीक है, इसके पूछे जाने की संभावना केवल 1%। लेकिन जो अभी जैविक घटक हमने आगे देखा वो बहुत पूछता है।
चलिए इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया। चलिए भैया आगे चलते हैं। देखिए अगला टॉपिक है खाद्य श्रृंखला से आप क्या समझते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, याद रखना, बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला टॉपिक है। ठीक है, टिप्पणी इस पे पूछता है खाद्य श्रृंखला से क्या तात्पर्य है। देखिए नाम से ही जाहिर है, खाद्य का मतलब यहां पे भोज्य पदार्थ की बात कर रहा है, भोजन की बात कर रहा है। श्रृंखला का मतलब एक कड़ी, एक चैन। तो पारिस्थितिक तंत्र के विभिन्न जीव प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भोजन के लिए एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, ये बात सही है। ठीक है, उत्पादक भोजन का निर्माण करता है, मतलब हरे पेड़ पौधे भोजन बनाएंगे, तथा इसे प्राथमिक उपभोक्ता मतलब शाकाहारी जीव भाई उत्पादक से भोजन करेंगे, खाएंगे, तथा भाई शाकाहारी जंतुओं को फिर विभिन्न श्रेणियों के मांसाहारी उपभोक्ता खाते हैं। ठीक है, अब इस प्रकार भोजन का स्थानांतरण भाई होता रहता है और इसके स्थानांतरण से ही एक श्रृंखला बन जाती है जिसे खाद्य श्रृंखला कहते हैं। ठीक है, इसको रटने की जरूरत नहीं है, इसको आप डायग्राम के माध्यम से समझिए, क्योंकि भैया रट नहीं सकते हो आप, कितना रटोगे। अभी हमने क्या कहा बस उसको समझना है कि भाई कह रहा है इस नेचर में प्रत्येक जीव एक दूसरे पर निर्भर होता है। सही बात है, अगर एक जीव दूसरे जीव को मारकर नहीं खाता है तो इस पर्यावरण में भाई विज्ञान यही कहता है। लेकिन भाई अब धर्म की बातें करेंगे तो इधर उधर का रहेगा कि हाँ ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। लेकिन विज्ञान ये कहता है कि अगर एक जीव दूसरे जीव को मारकर नहीं खाता है तो इनकी संख्या कहीं ना कहीं इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि पर्यावरण का संतुलन ही बिगड़ जाएगा। तो वही चीज है कि इसमें एक जीव दूसरे जीव को मारकर खाएगा तो यूं कह ले एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। जिसे भी कहा कि भाई उत्पादक भोजन का निर्माण करता है तो उत्पादक हो गए, भाई उत्पादक भोजन का निर्माण करेगा। अब उत्पादक के बाद भैया आगे इसमें जो उपभोक्ता होगा, यूं कह लें कि जो प्राथमिक उपभोक्ता होगा, उपभोक्ता होता है इसको खाएगा। प्राथमिक उपभोक्ता को भैया इसका भक्षण कौन करेगा, द्वितीयक उपभोक्ता करेगा, और द्वितीयक उपभोक्ता का भक्षण कौन करेगा भैया, तृतीयक उपभोक्ता। तो यही चीज तो समझा रहा है इसमें कि भैया जो उत्पादक है वो भोजन का निर्माण करेंगे, इससे प्राथमिक उपभोक्ता अपना भोजन प्राप्त करेगा, इससे द्वितीयक और द्वितीयक को। जैसे भी भाई हमने बताया ना कि यहां पर हरे पेड़ पौधे, अब हरे पेड़ पौधे भोजन का निर्माण करते हैं। तो भैया जैसे अब प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत जैसे हम ले लेते हैं कोई हिरण, तो भाई हिरण क्या करेगा, ये हरे पेड़ पौधों से भोजन प्राप्त करेगा। फिर उसके बाद अब जो भाई द्वितीयक उपभोक्ता के अंतर्गत आएगा, तो द्वितीयक उपभोक्ता के अंतर्गत मतलब क्या भाई आते हैं, जैसे अगर हम बात कर ले या फिर हाँ जैसे द्वितीयक में अभी बताया ना कि जैसे मनुष्य हो जाते हैं इसी में। अब उसके बाद कुत्ता हो जाता है। ठीक है, कुत्ता के अलावा जैसे इसमें क्या कहते हैं भाई अन्य सर्प भी आ जाएगा। तो ये सारी चीजें, तो जैसे कुत्ता वगैरह ही लिख लें द्वितीयक उपभोक्ता में। तो भैया इससे अब इसका भी भक्षण करने वाले अगर हम देखें तो इसमें शेर या बाघ वगैरह आ जाएगा। तो अगर यहां से देखें तो ये एक चैन बन रही है, क्या बन रही है, एक श्रृंखला बन रही। हरे पेड़ पौधों का भक्षण ये कर रहे हैं, हिरण का भक्षण करने वाला ये है, और उसके बाद इसका भक्षण ये कर लेंगे। तो भैया इस तरह से अगर देखें तो एक मतलब क्या है, एक चैन बन रही है। ठीक, फूड के लिए, यानी भोजन इससे इसमें स्थानांतरण हो रहा है, इससे इसमें, इससे इसमें,
तो ये जो फूड की एक चैन बन रही, इसी को कहते हैं फूड चैन या खाद्य श्रृंखला। आई बात समझ में? तो ये हो जाता है खाद्य श्रृंखला। चलिए जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया भैया? चलिए आगे चलते हैं बच्चों। आगे चलते हैं खाद्य जाल। अब खाद्य जाल क्या है? देखिए ये भी सेम उसी तरीके से है जो अभी, लेकिन भाई ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है खाद्य श्रृंखला से। देखिए खाद्य जाल क्या है, तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। खाद्य जाल पर टिप्पणी पूछता है। देखिए किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में कोई खाद्य श्रृंखला विलगित अवस्था में क्रियाशील नहीं होती। मतलब केवल एक ही दिशा में यूं कह ले क्रियाशील नहीं होती, बल्कि अनेक खाद्य श्रृंखलाएं भोजन के लिए आपस में जटिल रूप से गूंथ कर एक जाल का निर्माण करती हैं, जिसे खाद्य जाल कहते हैं। और खाद्य जाल अत्यंत जटिल होता है। खाद्य जाल में बात कर ले भैया, कोई सजीव केवल एक पोषक स्तर पर ही क्रियाशील नहीं होता, बल्कि एक समय में एक से अधिक स्रोतों से अपना भोजन प्राप्त करता है तथा स्वयं भी क्या करता है, एक से अधिक पोषक स्तरों के लिए भोजन उपलब्ध कराता है। और किसी पारिस्थितिक तंत्र में जितना जटिल एवं विस्तृत खाद्य जाल होगा, उतना ही जटिल पारिस्थितिक तंत्र होगा या उतना ही अस्थायी पारिस्थितिक तंत्र होगा। अब देखिए ये जो लिखने वाली चीजें हैं ना, इसमें भैया इससे ज्यादा जरूरी है समझना। अब देखिए बच्चों, इसमें क्या कह रहा है कि जो खाद्य जाल है, अभी हमने बताया ना कि जैसे यहां पे कोई जीव है, इसको भाई ये खा रहा है, इसको ये खा रहा है, इसको ये खा रहा है, इसको ऐसे। अब जरूरी नहीं कि एक टाइम में भाई इसी तरह से चले, तो एक समय में हो सकता है भैया इसका भक्षण करने वाला ये भी हो, इसका भक्षण करने वाला ये भी हो, और इसका भक्षण करने वाला ये भी हो। अब इस वाले जीव को ये भी खाने वाला हो सकता है, ये भी खाने वाला हो सकता है, और इसी को ये भी खाने वाला। तो इस तरह से अगर देखें तो ऐसे गूंथ करके एक जाल बन जाएगा। अब जी भाई जैसे हमने बताया ना कि पेड़ पौधे हैं, तो भाई हरे पेड़ पौधे हो गए, जैसे अनाज हो गया, फल सब्जी हो गया, तो अब जरूरी नहीं है कि भाई उसका सेवन भाई केवल मनुष्य करेंगे। अब उसको भालू भी खा सकता है, ठीक, पक्षी भी खाएंगे, कुत्ता भी खाएंगे, भाई मनुष्य भी खा रहे हैं, और साथ ही भाई अन्य जैसे भाई गाय बकरी भेड़ ये भी खा सकते हैं। तो एक टाइम में भाई एक से अधिक जीव उससे भोजन प्राप्त कर रहे हैं। तो वही चीज कह रहा है ना कि खाद्य जल में कोई सजीव केवल एक पोषक स्तर पर ही क्रियाशील नहीं होता है, बल्कि एक समय में एक से अधिक स्रोतों से वो भोजन प्राप्त करता है, और स्वयं भी क्या करता है भैया, एक से अधिक पोषक स्तरों के लिए वो भोजन उपलब्ध कराता है। ठीक है ना? तो समझ में आ गया, ये हो जाता है खाद्य जाल। ठीक है, टिप्पणी पूछता है, चलिए जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया भैया? चलिए आगे चलते हैं बबुआ। अगला है ऊर्जा प्रवाह। ठीक, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये अक्सर शॉर्ट में ही पूछता है, तो हमने शॉर्ट में रखा है। ठीक है, जितनी बार देखा है ज्यादातर ऊर्जा प्रवाह शॉर्ट में ही, क्योंकि ऑलरेडी इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर में, तो इसको डिटेल्स में नहीं देखेंगे हम। ठीक है, तो ऊर्जा प्रवाह पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है, इस तरह से क्वेश्चन करके आएगा। अब देखिए अभी तक जो हमने बताया कि भाई एक जीव दूसरे जीव को मारकर खाता है, और दूसरा जीव भी किसी और के लिए निवाला बन जाता है, भाई फिर वो जीव भी किसी और का निवाला बन जाता है, तो उसमें भाई भोजन का स्थानांतरण हो रहा है। तो यूं कह ले कि भोजन के स्थानांतरण के साथ साथ ऊर्जा भी क्या है भैया, एक जीव से दूसरे जीव में ट्रांसफर हो रही है। तो वही क्या कहलाता है, ऊर्जा प्रवाह कहलाता है। देखिए हरे पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा क्या करते हैं भैया, ऊर्जा को, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं।
तथा यह ऊर्जा पारिस्थितिक तंत्र में किसी दूसरे पोषक स्तर में स्थानांतरित हो जाती है। इस भाई प्रक्रिया को ही ऊर्जा प्रवाह कहते हैं। ठीक है, और पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह जो होता है वो एक दिशिक होता है। अभी हमने बताया ना कि भाई जैसे भाई क्या है, सूर्य के प्रकाश से, सूर्य का प्रकाश, अब सूर्य का भाई प्रकाश, इससे भोजन बनाएंगे पेड़ पौधे, भाई हरे पेड़ पौधे, हरे पेड़ पौधे भोजन का निर्माण करते हैं। अब हरे पेड़ पौधों के द्वारा भाई ये क्या है, उपभोक्ता। अब उपभोक्ता में क्या है भैया, ऊर्जा का प्रवाह होता है। तो अगर देखें तो इस तरह से आगे की तरफ इसमें ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है। ठीक है, ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है, तो इस प्रक्रिया को ही कहते हैं ऊर्जा प्रवाह। क्या कहते हैं भैया, ऊर्जा प्रवाह। तो छोटा सा टॉपिक है, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया ना। चलिए अब देखते हैं इस चैप्टर के एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को। इस टॉपिक को तो भैया हम जितना बोले वो कम है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है बच्चों, आपके बोर्ड एग्जाम के नजरिए से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए पारिस्थितिक पिरामिड क्या होता है, ठीक है, या अलग अलग से पारिस्थितिक पिरामिड को अलग अलग भी पूछ लेता है क्वेश्चन। अगर पारिस्थितिक पिरामिड का पूरा वर्णन करने को पूछेगा तो 5 नंबर का, नहीं तो 2-2 नंबर का, 3 नंबर का करके अलग अलग पूछ सकता है। तो भैया देखिए पारिस्थितिक पिरामिड होता क्या है। तो प्रत्येक पारितंत्र में या पारिस्थितिक तंत्र में पाए जाने वाले सभी पोषक स्तर एक के बाद एक ग्राफ में व्यवस्थित रहते हैं। ठीक है, मतलब यूं कह लें कि जैसे हरे पेड़ पौधे की भाई संख्या कितनी है, उसके बाद उससे कम किसकी है, उसके बाद उससे कम किसकी है, उसके बाद उससे। तो इस तरह से अगर देखें तो भैया एक के बाद एक, वही कह रहा है कि एक के बाद एक ग्राफ में व्यवस्थित रहते हैं। यदि इनको एक चित्र द्वारा निरूपित किया जाए तो पिरामिड के आकार का एक मानचित्र बन जाता है, जिसे पारिस्थितिक पिरामिड कहते हैं। मतलब इस तरह से, इस तरह से, जैसे इसमें कोई अन्य जीव है, इसमें कोई अन्य है, इस तरह से। तो भैया क्या है, एक पिरामिड इस तरह से बन जाता है। ठीक है, इसी को बोलते हैं पारिस्थितिक पिरामिड। अब पारिस्थितिक पिरामिड की बात कर ले तो 3 प्रकार का होता है और यही हमें डिटेल्स में पढ़ना है। तो पहला होता है भैया जीव संख्या का पिरामिड। क्या होता है, जीव संख्या का पिरामिड होता है। अब देखिए जीव संख्या का पिरामिड किसी भी पारितंत्र के प्रत्येक पोषी स्तर पर जीवधारियों की संख्या के संबंध को बताता है। किसके, तो जितने भी जीवधारी हैं उनकी संख्या के संबंध को बताता है। यह पिरामिड उल्टा या फिर सीधा हो सकता है यदि पारितंत्र में उत्पादकों की संख्या सबसे अधिक हो, यानी हरे पेड़ पौधों की, और प्राथमिक उपभोक्ता फिर उत्पादकों से क्या हो, कम हो, तथा द्वितीयक और तृतीयक उपभोक्ता की संख्या कम और सबसे कम हो, तो ऐसी अवस्था में सदैव सीधा पिरामिड बनेगा। इसका, जीव संख्या का। ठीक है, तो ये हो जाता है जीव संख्या का पिरामिड। चलिए हम समझते हैं जीव संख्या के पिरामिड को। तो पहले इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम इसको फिगर के माध्यम से समझते हैं जीव संख्या के पिरामिड को। हो गया भैया। चलिए अब जीव संख्या का पिरामिड हम बनाते हैं। जीव संख्या का पिरामिड। अब देखिए जीव संख्या का जो पिरामिड होगा वो सदैव, अगर कह रहा है कि भैया अगर उत्पादक अधिक हो, देखिए भाई जैसे इसमें क्या है, हरे पेड़ पौधे उत्पादक में, उसके बाद भाई इसमें कौन आ जाएगा, तो
जैसे गाय, प्राथमिक उपभोक्ता। द्वितीयक में भेड़िया, भेड़िया। अब उसके बाद इसमें कौन आ जाएगा? तृतीयक में शेर। तो अगर यहां से अगर आप गौर से देखें तो भैया ये कौन है? तो ये उत्पादक हैं, उत्पादक हैं। और ये क्या है भैया? प्राथमिक उपभोक्ता हैं। ये क्या है? द्वितीयक उपभोक्ता है। उसके बाद ये कौन है? तो ये है तृतीयक उपभोक्ता। ठीक है, तो भैया यहां पर आप देख रहे हैं ये प्राथमिक है, इस वाले जो ग्राफ में बना हुआ है, इस वाले में, सॉरी, ये उत्पादक है, ये प्राथमिक उपभोक्ता, ये द्वितीयक और ये तृतीयक। तो यहां पर क्या बोल रहा था? यही तो कह रहा था भैया जीव संख्या का पिरामिड क्या है, कि बोल दे कि भैया यदि कह रहा है कि पारितंत्र में उत्पादकों की संख्या सबसे अधिक हो, फिर उसके बाद प्राथमिक उपभोक्ता की संख्या उत्पादक से कम हो, फिर द्वितीयक और तृतीयक उपभोक्ता की संख्या कम व सबसे कम हो, तो इससे जैव संख्या या जैव संख्या का सीधा पिरामिड बनता है। ठीक है, तो ये जैव संख्या का पिरामिड हो जाएगा। चलिए भैया इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया? चलिए बबुआ आगे चलते हैं। अब देखिए जैव भार का पिरामिड। अब देखिए जैव भार का पिरामिड क्या होता है? जैव भार देखिए नाम से ही देखिए संख्या वाले में संख्या पर आधारित था। अब जैव भार है तो भैया यहां भार शब्द कहा गया है तो यानी भार। तो जैव भार का पिरामिड जो है पारिस्थितिकी या पारिस्थितिक तंत्र के विभिन्न पोषक स्तरों में उपस्थित जैव भार की मात्रा के संबंध को बताता है, यानी भार के, ठीक कि कितना भार है। जब उत्पादकों का जैव भार अधिक हो तथा उपभोक्ता के प्रत्येक स्तर में कमी होती जाए तो इससे जैव भार का सीधा पिरामिड बन जाता है। तो जैसे इसमें भी समझेंगे भैया, जैसे इसमें भी हरे पेड़ पौधे, फिर उसके बाद जैसे हमने बताया कि भैया ये गाय हो गया, भेड़िया, फिर उसके बाद ये शेर। ठीक है, आपको रटने की जरूरत नहीं होगी। भैया ये क्या था? उत्पादक, ये आपका था प्राथमिक उपभोक्ता, ये था द्वितीयक उपभोक्ता, ये था तृतीयक उपभोक्ता, है ना। तो अब की बार भैया ये जैव भार का पिरामिड कैसे बनेगा? जैसे मान लेते हैं कि भैया ये बहुत कम है तो 150 केजी, इसका भैया जैसे ले लेते हैं तो भैया ये मान लेते हैं 1800 केजी, इसका मान लेते हैं 300 केजी। ठीक है, सॉरी 3000 लिख लेते हैं, जब 1800 लिखा है 3000, और ये मान लेते हैं कि 10,000 केजी। तो यहां पर भाई इससे देखें, ठीक, तो यहां पर आप देखें तो भाई हरे पेड़ पौधे, जैसे किसी भाई निश्चित क्षेत्र की बात कर ले कि भाई हरे पेड़ पौधों या उत्पादक की बात कर ले भैया, इनका जो जैव भार है, जो भार है वो 10,000 किलोग्राम। भाई इससे कम उत्पादक मतलब उपभोक्ता में आएंगे, प्राथमिक उपभोक्ता जैसे गाय, तो भैया 3000 केजी मान लेते हैं। फिर उसके बाद द्वितीयक में भेड़िया की संख्या के अनुसार हम 1800 केजी, और तृतीयक में आ जाते हैं शेर, तो भैया इनकी संख्या बहुत बहुत कम है तो 150 केजी। तो वही चीज कह रहा है कि जब उत्पादकों का जैव भार अधिक हो, ये चीज, तथा उपभोक्ता के प्रत्येक स्तर में भी धीरे धीरे ऊपर की तरफ कमी होती जाए तो इससे जैव भार का ये एक सीधा सा पिरामिड बन जाता है।
इसे ही कहते हैं जैव भार का पिरामिड। चलिए बबुआ जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया। चलिए आगे चलते हैं। चलिए भैया अब आ जाते हैं ऊर्जा का पिरामिड। क्या देखेंगे? ऊर्जा का पिरामिड। अब देखिए ऊर्जा का पिरामिड क्या होता है। तो भाई ऊर्जा का पिरामिड पारितंत्र के प्रत्येक पोषी स्तर पर जीवों में संचित ऊर्जा के संबंध को बताता है। देखिए जो जैव संख्या का पिरामिड था तो जीवों की संख्या के संबंध को बताता था। फिर भैया हमने जैव भार देखा तो जीवों के भार के संबंध को बताता था। अब की बार ऊर्जा का पिरामिड है तो जीवों में संचित ऊर्जा के संबंध को बताता है। तो सिंपल है, कोई रटने वाली चीज है। इसमें भी वही चीज लिखेंगे, यदि उत्पादक की संख्या अधिक हो फिर उसके बाद उपभोक्ता की संख्या धीरे धीरे कम होती जाए तो इससे भाई क्या है, ऊर्जा का सीधा पिरामिड बनता है। आप इसमें भी वही चीज लिख सकते हो। ठीक है, तो भैया इससे अब हम देखिए ऊर्जा का पिरामिड बनाते हैं। देखिए ऊर्जा का पिरामिड बनाते हैं, इसमें हरे पेड़ पौधे आ जाएंगे। इसके बाद ये भैया गाय हो गया, भेड़िया, के बाद शेर। ठीक है, अब यहां से अगर देखें तो भैया हमने बताया ना ये उत्पादक हैं, ये प्राथमिक उपभोक्ता है, ये द्वितीयक उपभोक्ता है और ये तृतीयक उपभोक्ता है। तृतीयक का मतलब उच्च कोटि के मांसाहारी, द्वितीयक में जो मांसाहारी होते हैं लेकिन उच्च कोटि वाले नहीं, और भाई प्राथमिक में तो शाकाहारी जीव आते हैं, फिर उत्पादक में तो हरे पेड़ पौधे। अगर हम देखें भैया, ठीक है, तो इनमें अगर हम ऊर्जा स्तर के माध्यम से दर्शाएं तो जैसे मान लेते हैं कि इसका भैया एकदम कम हो 1 जूल, ठीक, इसका ले लेते हैं 10 जूल, इसका ले लेते हैं 100 जूल और यहां पर 1000 जूल। तो इससे अगर देखा जाए तो भाई ये संचित ऊर्जा के संबंध को बता रहा है। तो इसमें हमने बता दिया हरे पेड़ पौधे हैं तो भैया इनके 1000 जूल, भाई इससे कम संख्या वालों के 100 जूल, फिर इससे कम 10 जूल, उससे भी कम 1 जूल। तो यहां पर आप कुछ भी नंबर से इसे दर्शा सकते हैं। ठीक है, तो ये ऊर्जा का भाई इससे एक पिरामिड बन जाता है। ठीक है ना, यही क्या है, ऊर्जा का पिरामिड है। आई बात समझ में? चलिए इसको भी जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया। तो बच्चों इस चैप्टर में अब इसके अलावा अगर बात कर लें, टॉपिक तो और हैं, ठीक है, अब लेकिन सबसे ज्यादा इस चैप्टर में जो पूछे जाते हैं ना वो अंतर वाले। भाई ये क्वेश्चन तो है ही लेकिन अंतर बहुत पूछे जाते हैं, तो अंतर वाली हम अलग से जब वीडियो लाएंगे तो इसमें अंतर, क्योंकि भैया इसमें तो कम से कम 7 से 8 अंतर मतलब इंपॉर्टेंट वाले हैं, वैसे तो 10 अंतर भरे हैं। ठीक है, तो 6 से 7 ऐसे हैं जो इंपॉर्टेंट है, तो अंतर वाली अलग से वीडियो लाएंगे तो उनमें देखेंगे। ठीक हो गया भैया। चलिए आगे देखते हैं बच्चों। अब अगला जो आपका टॉपिक है ये है उत्पादकता किसे कहते हैं। ये भी टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है। बोर्ड एग्जाम 2024 की ही बात कर लें तो 3 से 4 सेट में आया था। अब भाई 3 से 4 क्वेश्चन पेपर में आया था तो जरूरी नहीं अब की बार बस 3 से 4 में ही आए, हो सकता है इस टॉपिक के अलावा किसी और को टारगेट कर ले, ठीक, क्योंकि और टॉपिक थोड़ा कम पूछे गए थे। जैसे अभी बताया कि ये 3 से 4 में पूछ लिया था लेकिन शॉर्ट में ही आता है, एक टिप्पणी की तरह। पारितंत्र में भैया उत्पादकता क्या है, या उत्पादकता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, ऐसे बोलेगा। तो किसी पारिस्थितिक तंत्र में जैव मात्रा या जैव भार के उत्पादन की जो दर है उसी को क्या कहते हैं भैया, क्या कहते हैं, उत्पादकता। अब जैव मात्रा जी जैव भार समझ गए होंगे भी, जो हमने
पिरामिड के माध्यम से समझा। अब उत्पादकता दो प्रकार की होती है बच्चों। सबसे पहली भाई प्राथमिक उत्पादकता। अब प्राथमिक उत्पादक, अब देखिए उत्पादक से ही उत्पादकता बना है। उत्पादक में क्या आते हैं? हरे पेड़ पौधे। और प्राथमिक उत्पादकता भाई तब हो जाता है जब हरे पेड़ पौधों के उत्पन्न होने की दर को उत्पादकता कहते हैं, यानी वो एक इकाई हो जाती है। ठीक है, इससे ये पता चलता है कि पेड़ पौधे कितनी ज्यादा मात्रा में क्या है भाई जन्म ले रहे हैं, कितनी मात्रा में वो तेजी से फैल रहे हैं। तो प्राथमिक उत्पादकता क्या है कि उत्पादकों अर्थात हरे पेड़ पौधों द्वारा कार्बनिक पदार्थ के उत्पादन की दर को प्राथमिक उत्पादकता कहते हैं। मतलब हरे पेड़ पौधे कार्बनिक पदार्थ को जो उत्पन्न करते हैं, तो उत्पन्न करने की जो दर होती है उसी को प्राथमिक उत्पादकता बोल देते हैं। अब है भैया द्वितीयक उत्पादकता। अब द्वितीयक उत्पादकता क्या है? जब किसी समुदाय में संचित पदार्थ की मात्रा प्रयुक्त किए गए पदार्थ से अधिक होती है, तो इससे समुदाय के जीव भार में वृद्धि हो जाती है। ठीक, और समुदाय के जीव भार में ये जो वृद्धि होती है इसी को बोल देते हैं द्वितीयक उत्पादकता। ठीक, समझ में आ गया कि प्राथमिक उत्पादकता क्या है और द्वितीयक। तो ये सिंपल सा टॉपिक है, बहुत डिफिकल्ट है नहीं। आपने उत्पादक जो देखा है बस उसी से रिलेटेड है। ठीक, उत्पादक हरे पेड़ पौधे जो होते हैं उत्पादक कहलाते हैं। उत्पादकता तब हो जाता है जब उन्हीं के उत्पादन की दर, मतलब यूं कह लें एक ये क्या होता है पैमाना होता है। ठीक है, चलिए इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया भैया। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। इस चैप्टर के जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक थे हमने सबको समझ लिया। अब अंतर वाले बच्चे हमने बताया ना कि जब अंतर की वीडियो लाएंगे तो उसमें हम अंतर को समझ लेंगे। बाकी मिलते हैं किसी और शानदार टॉपिक के साथ। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्यार से लाइक जरूर कर दीजिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि ऐसे मजेदार टॉपिक आप तक रेगुलर पहुंचते रहें। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा।